अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर उस अर्थव्यवस्था से आपत्ति है जो अपना व्यापार डॉलर के अलावा किसी भी और मुद्रा में करते हैं। ये जो विभिन्न देश अपने अपने आपसी व्यापार को डॉलर पर निर्भर हुए बिना करना शुरू कर दिया। यानी डॉलर इतना पावरफुल कब और कैसे हो गया? यानी कि न तो तेल बेचने वाला देश अमेरिका था, न तेल खरीदने वाला देश अमेरिका था। डॉलर की ताकत जो है ये किसी केवल इकोनॉमी से नहीं आती, सिर्फ मिलिट्री से नहीं आती है, एक तरह के नेटवर्क इफेक्ट और ट्रस्ट से भी आती है। क्योंकि दुनिया में तमाम लोग अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे, इसकी वजह से पूरी दुनिया में डॉलर की मोनोपोली तैयार हुई। हम ये जानते हैं कि हर देश अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखना चाहता है और डॉलर कई मामलों में सॉवरेनिटी को छीन लेता है। इसी तरीके से भारत में जो यूपीआई आया है, यूपीआई को भी कुछ देशों के साथ एक तरह से इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब ट्रांजैक्शन बिना डॉलर के डायरेक्ट आपकी करेंसी में संभव हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डॉलर पर अब उतनी अटूट आस्था नहीं बची जितनी आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले थी। कुल मिलाकर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर अब एक महत्वपूर्ण मुद्रा बनी रहेगी। कभी आपने इस बात की कल्पना की है कि अमेरिका का डॉलर विदेशी बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर एकमात्र करेंसी न रह जाए तो क्या होगा? आजकल ब्रिक्स जैसे देश अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं और कुछ विश्लेषकों का तो अब ये मानना है कि डॉलर की शक्ति अब वैसी नहीं रह गई है जैसी हमेशा से थी। क्या ये सच में दुनिया में डी-डॉलराइजेशन आ रहा है क्या? या फिर ये मात्र एक छोटी सी जियोपॉलिटिकल प्रतिक्रिया है? आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं वह है डी-डॉलराइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय जगत में डी-डॉलराइजेशन पर लंबी चर्चा हो रही है। क्या मतलब है इसका? यह एक ऐसा शब्द है जो आजकल लगातार समाचार पत्रों में दिखाई दे रहा है, कक्षाओं में दिखाई दे रहा है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में भी दिखाई दे रहा है। आसान भाषा में डी-डॉलराइजेशन का मतलब है कि जब विभिन्न देश अपने अपने आपसी व्यापार को डॉलर पर निर्भर हुए बिना करना शुरू करते हैं। या निर्भरता चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, विदेशी मुद्रा का भंडार हो या वैश्विक वित्तीय लेनदेन हो, इनमें अगर डॉलर की बजाय किसी भी और मुद्रा का इस्तेमाल हो रहा है तो हम उस प्रक्रिया को डी-डॉलराइजेशन कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि दरअसल डॉलर इतना पावरफुल कब और कैसे हो गया। अगर आप विश्व युद्ध के बाद 1944 में दरअसल स्पेसिफिक हो तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट आता है और इस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में दुनिया की वित्तीय संरचनाओं ने अमेरिका के डॉलर को वैश्विक मानक के रूप में स्वीकार कर लिया। उस समय डॉलर को बैलेंस करने के लिए कुछ सोने की कुछ मात्रा को रिजर्व की तरह रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में इस मानक की जरूरत खत्म हो गई और उसके लिए किसी सोने की आवश्यकता नहीं रह गई। डॉलर की ताकत उसके बावजूद बनी रही। यह क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, उसका सैन्य प्रभुत्व बहुत ज्यादा था और तेल व्यापार, सबसे महत्वपूर्ण बात, तेल व्यापार डॉलर में होता था। इसी को पेट्रो डॉलर प्रणाली कहा गया। यानी कि न तो तेल बेचने वाला देश अमेरिका था, न तेल खरीदने वाला देश अमेरिका था, लेकिन फिर भी तेल यानी कि खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वे डॉलर में ही खरीदे जा सकते थे और बेचे जा सकते थे। इसे पेट्रो डॉलर कहा गया। पेट्रो डॉलर प्रणाली ने एक तरह से अमेरिका को एक बहुत ज्यादा ताकत दी। मिडिल ईस्ट तेल निर्यात करता था और बाकी ओपेक देश, दूसरे जो तमाम देश इस पेट्रोल में डील करते थे वे डॉलर में ही तेल बेचा करते थे। किसी भी देश को अगर पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए, जो कि चाहिए ही था, आज भी चाहिए ही, तो उसे यह डॉलर में ही खरीदना पड़ता था। इसलिए हर देश को डॉलर को अपनी विदेशी मुद्रा के तौर में उसका एक रिजर्व तैयार करना पड़ता था। डॉलर की ताकत जो है ये किसी केवल इकोनॉमी से नहीं आती, सिर्फ मिलिट्री से नहीं आती है, एक तरह के नेटवर्क इफेक्ट और ट्रस्ट से भी आती है। क्योंकि दुनिया में तमाम लोग अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे, इसकी वजह से पूरी दुनिया में डॉलर की मोनोपोली तैयार हुई। फिर अब देश डी-डॉलराइजेशन क्यों चाहते हैं? वे क्यों चाहते हैं कि डॉलर जो है उसको, उसकी कीमत जो है, उस पर जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी-सी कम हो जाए। अगर इस बात को आपको समझना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। यूएस ने लगातार सैंक्शंस को, अमेरिका ने सैंक्शंस को एक तरह की रणनीति की तरह, एक तरह की फॉरेन पॉलिसी के टूल की तरह इस्तेमाल किया है। वह क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि डॉलर वह मजबूत ताकत है जिससे कि वे किसी भी देश को नियंत्रित कर सकते हैं। ईरान, रूस, वेनेजुएला, एक समय में क्यूबा, इन सब पर आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई और ये इकोनॉमिक सैंक्शन दरअसल इसलिए हुई क्योंकि डॉलर बेस्ड सैंक्शन ही थी। और यही वह वजह है जिसने कि एक तरह के ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में एक तरह की गैर बराबरी पैदा की है। इराक के अगर 90s के एग्जांपल को आपने, जहां पर सैंक्शंस जो थी, उन्होंने वहां उस देश की हेल्थ, इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, इन सबको कोलैप्स कर दिया। रशिया में यूक्रेन वॉर के बाद जब सैंक्शंस और ज्यादा लगाई गई तब अलग-अलग देशों को ये लगा कि अब एक अल्टरनेटिव सिस्टम की जरूरत है, एक वैकल्पिक सिस्टम की जरूरत है और यही एक तरह से डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत हो गई। हालांकि ब्रिक्स के लेवल पर पहले से बातचीत चली रही थी। दूसरी वजह दरअसल जियोपॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। हम ये जानते हैं कि हर देश अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखना चाहता है और डॉलर कई मामलों में सॉवरेनिटी को छीन लेता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है, उसकी रियलिटीज भी अब बदल रही है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है कि केवल यूरोप और अमेरिका ही पूरी दुनिया को तय कर रहा है। ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, यहाँ के देशों को भी लगना शुरू हुआ है कि जो एक्सिस्टिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनके फेवर में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक तरह से डॉलर की हेजेमनी चलती है और वे इस डॉलर हेजेमनी के खिलाफ कोई विकल्प चाहते हैं, कोई ऐसा तरीका चाहते हैं ताकि इस डॉलर हेजेमनी को तोड़ा जा सके। और डी-डॉलराइजेशन इसका ही एक प्रोसेस है। इस मायने में डी-डॉलराइजेशन केवल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, एक तरह का जो जियोपॉलिटिक्स का जो प्रतिरोध होता है उसकी अभिव्यक्ति है। इसके अलावा ये भी समझने की जरूरत है कि तमाम दुनिया अब केवल अमेरिका के साथ वित्तीय रिश्तों में नहीं, अब कई ऐसी इकोनॉमीज इमर्ज कर रही हैं जिनके साथ लंबे रिश्ते बनाकर काम चल सकता है। जैसे कि चीन की करेंसी युआन को देखें, यूरोप में यूरो को देखें और कई तरह की नई करेंसीज खड़ी होती है, जैसे सीबीडीसी खड़ी होती हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ये वैकल्पिक व्यवस्था को तैयार कर रहे हैं। अमेरिका की खुद की इकोनॉमी में भी एक तरह का डिप है, एक तरह का इन्फ्लेशन है, डेट आ रहा है। इससे भी डॉलर पर जो भरोसा था वो उस पैमाने पर मजबूत नहीं है जैसा कि पहले था। ये भी डी-डॉलराइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इस, क्योंकि अब आप ऑयल खरीदने के लिए, आप मसलन अगर भारत की बात करें तो भारत ऑयल खरीदने के लिए रूस से ऑयल खरीद सकता है और ऐसा करने में वह रूस के रूबल में या भारत के रुपए में भुगतान कर सकता है। और ये स्थितियां हमने होते हुए देखी है यूक्रेन वॉर के दौरान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, और ये केवल रशिया के साथ नहीं हो रहा है, अगर आप इंडिया और यूएई के बीच के संबंध की बात करें तो उन्होंने रुपए और दिरहम को में आपस में ट्रेड करने को लेकर एग्रीमेंट साइन किया और इस कारण डॉलर को आप इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर दुनिया में एक तरह की टेंडेंसी तो भी नहीं कहेंगे, प्रवृत्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह का झुकाव, एक तरह का इंटरेस्ट, एक तरह की रुचि दिखाई दे रही है कि क्यों ना डॉलर को बाईपास करके हम अपने आपसी वित्तीय लेनदेन करें। इसी तरह से अगर आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट को देखें जो कि 2022 और 2023 में सेंट्रल बैंक ने पिछले कई दशकों में से ज्यादा गोल्ड खरीदा है। अब यानी डॉलर को भी आप गोल्ड से रिप्लेस कर सकते हैं और एक तरीके का ये है तो सिंबॉलिक रेजिस्टेंस, लेकिन एक तरह की करेंसी बन सकता है गोल्ड अपने आप में। ध्यान रखिएगा, शुरुआती डॉलर दरअसल बैक बाय गोल्ड था, लेकिन बाद में जब उसमें बैक बाय गोल्ड नहीं बचा तब अमेरिका के लिए डॉलर पाने का बहुत आसान सा तरीका था कि डॉलर छाप लीजिए और आपका काम चल जाएगा। यह है डी-डॉलराइजेशन के बाद ये थोड़ी सी स्थिति मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। फिर अगर आप मूल कारण की तरफ जाए जो हमने कहा था, पेट्रो डॉलर, ऑयल मार्केट और पेट्रो डॉलर एक तरह के कोलैप्स की स्थिति में आप लगातार देखेंगे कि अब मिडिल ईस्ट का जो दबदबा होता था क्योंकि उसके पास बहुत सारा पेट्रोलियम था, बहुत सारा ऑयल था, वह अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। इन सारे मामलों का भारतीय संदर्भ में अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में
इस तरह के संकेत भारत ने दिए हैं कि वह अगर संभव हो तो डॉलर में ट्रेड से बचना चाहेगा। ये कैसे कर सकता है? या तो वह इंडियन रुपये में कर सकती है या फिर किसी और करेंसी के साथ कर सकते हैं। अगर आप भारत के पिछले कुछ समय के समझौते देखें तो श्रीलंका के साथ, मॉरिशस के साथ और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ रुपी बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए गए। इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे डॉलर की का जो अतिरिक्त एक भंडार करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि श्रीलंका और अफ्रीका के कई देशों को बार-बार जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसकी कमी होने के कारण उनकी इकोनॉमी पे संकट आता है। श्रीलंका पर एक बड़ा संकट इसलिए आया था क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी मुद्रा थी उसका संकट उनके सामने आ गया था। लेकिन भारत के साथ वो बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं रुपी टर्म्स में और ये संभव है। इसी तरीके से भारत में जो यूपीआई आया है, यूपीआई को भी कुछ देशों के साथ एक तरह से इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन बिना डॉलर के डायरेक्ट आपकी करेंसी में संभव हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर डी-डॉलराइजेशन एक शगुफा नहीं है। डी-डॉलराइजेशन एक कल्पना मात्र नहीं है। डी-डॉलराइजेशन को लेकर कुछ स्टेप्स दुनिया भर में दिखाई देते हैं। यद्यपि हम अभी ये नहीं कह सकते कि डी-डॉलराइजेशन कोई वास्तविक बड़ा यथार्थ बन गया है। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस डी-डॉलराइजेशन को लेकर? डी-डॉलराइजेशन एक तरह से केवल इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये एक अब नैरेटिव का हिस्सा बन गया है। ऐसा कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि छोटा सा प्रोसेस है जिसकी अभी शुरुआत हुई है। डी-डॉलराइजेशन एक लंबी दूरी की रेस है। ये कोई 100 मीटर का डैश नहीं है जिसमें आपने कुछ किया और एक सौदा आप डॉलर के बिना करने उसके बाद कहेंगे डी-डॉलराइजेशन हो गया है। डी-डॉलराइजेशन तब वास्तव में माना जाएगा जब हम देखेंगे कि डॉलर की अनिवार्यता किसी भी तरीके के वित्तीय संबंध के लिए समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, जो अभी नहीं आया। इसके साथ अमेरिका में जो डेमोक्रेसी की सिचुएशन है वह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के डॉलर में भरोसे को लेकर भरोसे में जो संकट आया है उसकी वजह से। इसके फ्यूचर इंप्लिकेशंस क्या हैं? अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो आर्थिक पक्ष है वह क्या है और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे पक्ष क्या है। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम एक मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं, तब हमारे पास केवल डॉलर को हटाकर युआन रख देने से, डॉलर को हटाकर येन रख देने से या डॉलर को हटाकर यूरो रख देने से हम किसी मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड की तरफ नहीं जा पाएंगे। हमें उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अब सवाल ये नहीं है कि डॉलर हारेगा या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि दुनिया कब और कैसे एक नए फाइनेंशियल बैलेंस, एक वित्तीय संतुलन की तरफ बढ़ेगी।